नमस्कार, तफ्तीश की नई कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। तेलंगाना के करीमनगर में हुई डकैती के मामले में तेलंगाना पुलिस ने यूपी एटीएस से संपर्क साधा है। बिजनौर से भागे आतंकियों पर इस डकैती का शक है। ये डकैती बिजनौर में हुए धमाके से पहले अंजाम दी गई थी। तेलंगाना पुलिस अपने साथ बिजनौर से मिले सीसीटीवी फुटेज भी ले गई है। तो आगे बढ़ते हैं। खंडवा जेल से फरार होने के बाद इन आतंकियों की लोकेशन तो सुरक्षा एजेंसियों के हाथ कई बार लगी, लेकिन ये आतंकी कभी हाथ नहीं आए। खंडवा से फरार होने के बाद इन्होंने बिजनौर में नाम और पहचान बदलकर अपना अड्डा बनाया, लेकिन वहां भी किराए के कमरे में बम बनाते वक्त हुए विस्फोट ने इनका भांडा फोड़ दिया था। खंडवा जेल से भागने के बाद 5 आतंकियों को आज तक शिकंजे में नहीं लिया जा सका। हाँ, वक्त वक्त पर जांच एजेंसियों को उनकी लोकेशन का पता चलता रहा। अक्टूबर 2013 में खंडवा से फरार होने के करीब 11 महीने बाद इन आतंकियों की लोकेशन उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मिली। ये आतंकी बिजनौर के जाटान मोहल्ले में अपनी पहचान बदलकर किराए के मकान में रह रहे थे और वहीं से अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का अमली जामा बुन रहे थे। 12 सितंबर 2014 ठीक इसी तारीख को आतंकियों के कमरे में हुए एक बम धमाके ने इनका सच सबके सामने बेनकाब कर दिया। समझा जाता है कि कमरे में बम बनाते वक्त अचानक विस्फोट हुआ, जिसमें शेख महबूब उर्फ गुड्डू नाम का आतंकी गंभीर रूप से घायल भी हुआ। बिजनौर पुलिस ने जब इस विस्फोट की छानबीन शुरू की तो खुलासा हुआ कि इस मकान में वही आतंकी नाम और पहचान बदल कर रह रहे थे जो करीब साल भर पहले खंडवा जेल से फरार हुए थे। इनके साथ सलीम नाम का एक छठा साथी भी था। इन सभी आतंकियों की कुछ तस्वीरें बिजनौर की मार्केट में लगी सीसीटीवी में कैद हुई थी। इन्हीं तस्वीरों को देखकर मध्य प्रदेश एटीएस ने भी पुष्टि कर दी थी कि ये सभी सिमी के फरार आतंकी ही थे, लेकिन इसके बावजूद ये आतंकी सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे नहीं चढ़े। बिजनौर से लेकर कानपुर और देश के दूसरे हिस्सों में भी इनको ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चले, लेकिन आतंकियों पर शिकंजा नहीं कसा जा सका। और अब यही 5 आतंकी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर देश को दहलाने के नापाक मंसूबों को पूरा करने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपको बता देंगे, तेलंगाना के करीमनगर में हुई डकैती के मामले में तेलंगाना पुलिस ने यूपी एटीएस से संपर्क साधा है। बिजनौर से भागे गए आतंकियों पर इस डकैती का शक है। रिपोर्ट देखिए। क्या है आतंक का तेलंगाना यूपी कनेक्शन? क्या जानना चाहती है यूपी एटीएस से तेलंगाना पुलिस? क्या है एमपी से फरार आतंकियों का राज? ये सवाल इसलिए क्योंकि तेलंगाना पुलिस ने जिस लूटकांड के सिलसिले में यूपी एटीएस से संपर्क साधा है, उसका नाता देश के दुश्मनों से है। ताजा खुलासे पर गौर करें तो तेलंगाना के करीमनगर में हुई डकैती के मामले में तेलंगाना पुलिस ने यूपी एटीएस से संपर्क साधा है। तेलंगाना पुलिस को शक है कि बिजनौर से भागे आतंकियों ने ही डकैती को अंजाम दिया है। दरअसल तेलंगाना डकैती बिजनौर में हुए धमाके से पहले अंजाम दी गई थी, जिसके बाद तेलंगाना पुलिस की तफ्तीश जिन आरोपियों पर टिकी है, ऐसा शक है कि वो एमपी के खंडवा से फरार आतंकी ही हैं, जिनकी बिजनौर में धमाके के बाद से तलाश की जा रही है। तेलंगाना पुलिस अपने साथ बिजनौर से मिले सीसीटीवी फुटेज भी ले गई है। ये वही सीसीटीवी फुटेज है जिसमें इन आतंकियों को आखिरी बार देखा गया था। आपको बता दें कि बीती 12 सितंबर को बिजनौर के मोहल्ला जाटन के एक मकान में धमाका हुआ था। तफ्तीश में खुलासा हुआ था कि उस मकान में वही सिमी के 6 आतंकी ठहरे हुए थे जो मध्य प्रदेश की खंडवा जेल से फरार हुए थे। लेकिन घटना के 3 महीने बीत जाने के बाद भी सिमी के ये 6 आतंकी कई राज्यों की पुलिस समेत सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब रहे। आईबी और जो देश की शीर्षस्थ संस्थाएं हैं, उन्होंने अलर्ट जारी किया हुआ है। अभी कुछ घटनाएं हमारे यहाँ पीछे घटित हुई थी बिजनौर में, और कुछ अभी घटना घटित हुई है रुड़की में। तो इसको लेकर के विभिन्न हमारे पास इनपुट्स हैं और उनको लेकर के हम लोग काफी अलर्ट हैं। फिलहाल बिजनौर में आतंकियों को पनाह देने वाले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार तो जरूर कर लिया है, लेकिन वो सिमी के
खूंखार 6 आतंकी इस वक्त कहां हैं? ये कई राज्यों की पुलिस के लिए एक गंभीर सवाल है। बिजनौर से वसीम अख्तर के साथ विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। और अब बात टेरर के उस प्रोजेक्ट की तो जो उपज है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की, और जिसका जिम्मा सौंपा गया है 5 दहशतगर्दों को। क्या है टेरर का वो प्रोजेक्ट और कौन है वो 5 आतंकी जो इस मंसूबे को पूरा करने में जुटे हैं? देखिए। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने जिन 5 आतंकियों को हिंदुस्तान में तबाही मचाने का जिम्मा सौंपा है, पहले आप उन 5 दहशतगर्दों के चेहरे एक बार गौर से देख लीजिए। अमजद रमजान, असलम अयूब, जाकिर बदरुल, मोहम्मद एजाजुद्दीन, शेख महबूब उर्फ गुड्डू। खंडवा जेल से फरार सिमी के इन्हीं 5 आतंकियों के नाम से सीमा पार से आतंक का संदेश आया है, जिसने सबको सकते में डाल दिया है। हेलो, उन लोगों को अच्छा प्रोजेक्ट दिया है, कुछ दिन इंतजार करो। जी हां, सिमी के इन आतंकियों को ISI ने हिंदुस्तान में तबाही मचाने का प्रोजेक्ट सौंपा है, जिसे इन्हें कुछ दिनों में पूरा करना है। और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है प्रोजेक्ट इंडिया। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों के बीच एक बातचीत को इंटरसेप्ट कर रिकॉर्ड किया है और उसी के आधार पर देश के 5 राज्यों और शहरों को अलर्ट भेजा गया है। जिन शहरों को सावधान रहने के लिए कहा गया है, उनमें देश की राजधानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जयपुर और बेंगलुरु शामिल है। 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन अपने 2 और साथियों के साथ भागे इन 5 आतंकियों को पकड़ा नहीं जा सका है। हालांकि ऐसे कई मौके आए जब ये सुरक्षा एजेंसियों के हाथ से ऐन मौके पर बच निकले। इन आतंकियों को आखिरी बार कर्नाटक के हॉस्पिट में ट्रेस किया गया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन 5 आतंकियों का गिरफ्त में न आना देश के लिए एक बड़ा खतरा है। सिमी और इंडियन मुजाहिदीन, ये दोनों इनके ऑपरेटिव हैं। ये तो काफी एक्टिव रहते हैं देश में, और इनका जो भी काम होता है, ये जो भी वारदात करते हैं, इनका डायरेक्ट लिंक ISI से रहता है। ISI के इस टेरर प्रोजेक्ट इंडिया के बाद हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं, ताकि सिमी के ये फरार आतंकी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब न हो पाए। दिल्ली से मनीष शुक्ला के साथ अनंत माहेश्वरी, जी मीडिया, खंडवा। बदायूं में 9 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में SP नेता पतंजलि भारद्वाज को फांसी की सजा सुनाई गई है। उनके भाई वशिष्ठ भारद्वाज को भी फांसी की सजा सुनाई गई है। साथ ही उनके 2 बेटों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर साथ ही 30-30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 9 साल पुराने हत्याकांड में सजा का ऐलान। SP नेता को फांसी की सजा। सुबह से ही बदायूं के जिला कोर्ट में गहमा गहमी थी। लोग कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। SC/ST कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो आरोपियों के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि कोर्ट ने 9 साल पहले हुए दोहरे हत्याकांड में आरोपी SP नेता और उसके भाई को फांसी की सजा सुना दी। वहीं इस मामले में 2 अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ ही जुर्माने की भी सजा सुनाई गई। ये हत्या का मामला है। 2 दलित लोगों की हत्या की गई है और ब्लॉक में हत्या की गई थी 2005 में। उसमें इन लोगों को 2 लोगों को फांसी की सजा हुई है और 2 लोगों को आजीवन कारावास। दरअसल 2005 में कोऑपरेटिव चुनाव के दौरान यहाँ के म्याऊ ब्लॉक में भीषण गोलीबारी हुई थी, जिसमें अशोक और रविंद्र नाम के 2 भाइयों की मौत हो गई थी। जिसके बाद पुलिस ने तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख और SP नेता पतंजलि भारद्वाज, उसके भाई और 2 बेटों पर हत्या का मामला दर्ज किया था। हालांकि कोर्ट को फैसला सुनाने में 9 साल लग गए, लेकिन इस फैसले से आरोपी पक्ष खुश नहीं है।
हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास से कोई वेपन बरामद नहीं हुआ, हमारे लड़का कोई वहां मौजूद नहीं था। हमारे आदमियों को, जो 2 आदमियों को गोली लगी, उनको इग्नोर कर दिया गया। और उमेंद्र सिंह जिनकी गोली लगी, वो ये कह रहे हैं हमने किसी को नहीं देखा। बहरहाल फांसी की सजा पाए एसपी नेता पतंजलि इस मामले में अब हाईकोर्ट जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित पक्ष को जरूर तसल्ली मिली होगी। खालिद रियाज, जी मीडिया, बदायूं। यादव सिंह के निलंबन के बाद अब उसके करीबियों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। इस कड़ी में नोएडा अथॉरिटी में तैनात यादव सिंह के 2 करीबियों रामेंद्र और प्रदीप को सस्पेंड कर दिया गया है। खबर यह भी है कि जल्द ही कुछ और लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो सकती है। जी संगम की मुहिम का असर, नप गए यादव सिंह के करीबी, कई और की बारी। अरबपति इंजीनियर यादव सिंह के काले कारोबार से जुड़ी फर्तें जैसे जैसे बेनकाब हो रही हैं, वैसे वैसे उसके ऊपर शिकंजा और कसता जा रहा है। एक के बाद एक खुलासों ने जहां यादव सिंह की मुश्किलें बढ़ाई हैं, तो वहीं अब उसके करीबियों पर भी कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में नोएडा अथॉरिटी में तैनात प्रोजेक्ट इंजीनियर और अकाउंटेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रोजेक्ट इंजीनियर रामेंद्र और अकाउंटेंट प्रदीप शर्मा को ताजा कार्रवाई में सस्पेंड किया गया है। इनमें रामेंद्र, जो कि प्रोजेक्ट इंजीनियर के पद पर तैनात था, यादव सिंह के हर ठेके में उसके दस्तखत होते थे। पिछली बार 954 करोड़ के घोटाले में यादव सिंह के साथ साथ रामेंद्र पर भी केस दर्ज हुआ था। यादव सिंह ने अपने साथ रामेंद्र को भी बचाया था। बताया जा रहा है कि आयकर के छापे के दिन भी रामेंद्र अगले दिन दिए जाने वाले ठेकों की लिस्ट लेकर यादव सिंह के घर पहुंचा था। रामेंद्र के पास मिली लिस्ट को आयकर विभाग ने जब्त किया था। यादव सिंह रामेंद्र के जरिए ही ज्यादा ठेकों की लिस्ट जारी करता था, यानी रामेंद्र यादव सिंह के खासम खास लोगों में शुमार था और यादव सिंह का राजदार भी था। इसके अलावा अकाउंटेंट प्रदीप शर्मा की बात करें तो प्रदीप शर्मा भी यादव सिंह के नेटवर्क में खास चेहरा था। प्रदीप शर्मा को आयकर विभाग पहले भी नोटिस दे चुका है। यादव सिंह के दिए गए ठेकों में प्रदीप की संदिग्ध भूमिका थी और भुगतान को लेकर प्रदीप की भूमिका पर सवाल खड़े हुए, जिसके चलते उसे सस्पेंड किया गया है। प्रदीप शर्मा पर ठेकेदारों के कई विवादित पेमेंट्स जारी करने का भी आरोप है। कहा तो ये भी जा रहा है कि यादव सिंह के पैसों का हिसाब भी प्रदीप शर्मा ही रखता था। यादव सिंह के करीबी अधिकारियों पर धीरे धीरे नोएडा अथॉरिटी के बड़े अफसर कार्रवाई करने लगे हैं। आज चेयरमैन रमा रमन ने 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। ये वो अधिकारी हैं जो यादव सिंह के बिल्कुल करीब हुआ करते थे। रामेंद्र और प्रदीप शर्मा नाम के जो 2 अधिकारी हैं, ये टेंडरों को मैनेज करने का काम करते थे। जो भी ठेकेदार यादव सिंह से मिलने आते थे, तो ये जो दोनों अधिकारी थे, ये अपनी अहम भूमिका निभाते थे। इसके अलावा 2 अधिकारी और हैं जो AK गोयल हैं और MP सिंह हैं। इन दोनों के खिलाफ भी जांच चल रही है। यानी एक और जहां अब यादव सिंह के करीबियों पर भी शिकंजा मजबूत होने लगा है, तो वहीं यादव सिंह के प्लॉट आवंटन के मामले में बनी जांच टीम को भी बदले जाने के आसार दिख रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी इस जांच टीम के अधिकारियों को भी बदल सकती है। जी संगम ने इस मामले में पहले ही बताया था कि जिन अधिकारियों को जांच सौंपी गई है, उनकी भूमिका पहले से ही संदिग्ध है। यानी यादव सिंह के काले खेल में जो लोग भी हिस्सेदार बने थे, सहयोगी की भूमिका में थे, अब उनके लिए भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्योंकि कार्रवाई का सिलसिला जिस तरह से शुरू हुआ है, उससे ये संभावना बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में यादव सिंह के नेटवर्क के कई और चेहरे बेनकाब होंगे। निश्चित तौर पर सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद जो नोएडा अथॉरिटी के अफसर हैं, उनकी मशीनरी में लगा जंग हट गया है और कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है। देखना होगा कि जब जांच चलेगी तो और कितने अधिकारी हैं जो कार्रवाई की जद में आते हैं। नोएडा से अनुराग चड्ढा, जी मीडिया। राजधानी लखनऊ में अपराधी इस कदर बेखौफ हैं कि वो किसी भी वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं। ताजा घटना राजभवन के सामने हुई है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर से 18,80,000 रुपए लूट लिए। बेखौफ बदमाशों की करतूत, दिन दहाड़े की लाखों की लूट, सवालों में सुरक्षा व्यवस्था। ये सूरत हाल है इन दिनों राजधानी लखनऊ की, जहां कब कहां किसके साथ कौन सी अनहोनी हो जाए ये कोई नहीं जानता। अपराधी बेखौफ होकर लूटपाट और आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस महज दांवों की धूल पीटती रह जाती है।
एक्सिस बैंक के बाहर हुई लूट। सीसीटीवी फुटेज पर टिकी तफ्तीश। लूट की एक सनसनीखेज वारदात राजभवन के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हैं। इस बार बेखौफ बदमाशों ने राजभवन के ठीक सामने एक्सिस बैंक के बाहर लूट की घटना को अंजाम दिया। जैसे मैं गेट से बाहर निकला, मैं अपना बैग ऐसे जाते हुए था और मैं सोचा कि अपनी गाड़ी में सामने मेरी गाड़ी थी, सामने मेरी गाड़ी थी और मैं सोचा कि जल्दी से अपने गाड़ी में जाकर के बैठूं। पीछे से मोटरसाइकिल पर दो बंदे थे, लाल मोटरसाइकिल थी, उन्होंने मेरा बैग छीना। मैं चिल्ला ही रहा हूँ। वहाँ चश्मदीद काफी लोग बंदे खड़े भी थे सड़क पर। किसी ने कोई न रिस्पांस किया न कुछ किया। कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर से 18,80,000 रुपए लूटकर बदमाश बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। बदमाशों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब कंस्ट्रक्शन कंपनी का मैनेजर बैंक से पैसे निकालकर जा रहा था। लेकर बैग से जब ये बैंक परिसर से निकले हैं बाहर सड़क पे, इनकी एक गाड़ी थोड़ी दूर पे खड़ी थी जिस पे बैठ के इनको जाना था। उसी दरमियान पीछे से दो लड़के बाइक से आए हैं और झपट्टा मार के इनका बैग छीन के ले गए। हमेशा की तरह इस बार भी पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही है, लेकिन यहाँ पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपराधियों की पहचान है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में अपराधियों की पहचान ठीक से नहीं हो पा रही है। नीरज मिश्रा, जी मीडिया, लखनऊ।